Hello everyone. So let us discuss the third component of EIC approach, that is company analysis. In the past two videos, we have talked about economy analysis and industry analysis. Here we will be talking about specifically about the company. See, as we have discussed that EIC stands for economy, industry and company analysis, where हमने पहले पढ़ा कि इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जीडीपी इसको मेजर करेंगे। एंड इंडस्ट्री विल चेक अबाउट द नेचर एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडस्ट्री। जब हमारा वो फाइनलाइजेशन हो गया है, सो नाउ वी विल आइडेंटिफाई कि भाई दिस इंडस्ट्री लुक्स गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इस इंडस्ट्री में भी कौन सी कंपनी ऐसी है विच इज मोर which will give more profits or which will be more beneficial for investment. For example, अगर आपने कोई आईटी आपने चेक किया कि सारे पैरामीटर्स पे चेक करके आईटी इंडस्ट्री आने वाले टाइम पर बूम करेगी या ग्रो करेगी, तो आपने इंडस्ट्री एनालिसिस कर लिया, गवर्नमेंट वो इकोनॉमिक एनालिसिस कर लिया। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज which IT company, whether it would be Wipro, HCL, Infosys. So you have to make analysis of company. So that is a company analysis. So see, at the bottom of EIC framework analysis is the company level analysis. Company analysis is the study of various characteristics of a company regarding its operating and financial performance and future prospects. Once an investor decides to invest in a particular industry on the basis of economic and industry analysis, it is important to select the company or companies in which investment is to be made. For example, जो मैंने अभी आपको समझाया, if an investor decides to invest in IT industry, the next step is to decide in which company, Infosys, Wipro, HCL, or any other company. In fact, the estimation of future dividends and earnings from a company depends upon its past performance and managerial competence. तो देखिए, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहले भी चेक करते हो कि भाई कंपनी फ्यूचर में क्या रिटर्न्स देगी। फ्यूचर डिविडेंड मतलब हाउ मच द कंपनी विल रिटर्न, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्राइस इंक्रीज। तो वो किससे पता लगता है? कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस से भी, और मैनेजर कितना जो उनका मैनेजमेंट है वो कितना कॉम्पिटेंट है। तो देखिए, the outcome of the company analysis is expected future cash inflow from for the share of that company, which is used in determination of intrinsic value of the share of that company. जैसे आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ा है कि हम कभी भी जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होता है कि कंपनी हमें फ्यूचर में ये रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंक्रीज इन प्राइस, कैपिटल एप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू को हम आज प्रिडिक्ट करते हैं और इसके लिए हम प्रेजेंट वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर इज देन कंपेयर्ड विद प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, जो भी करंट मार्केट प्राइस है, टू फाइंड आउट वेदर द शेयर इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। तो आई होप आपको पता ही है कि जब हमारे को जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और हम कंपेयर करते हैं कि आज उसका प्राइस क्या है और हमारे अकॉर्डिंग आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है। अगर प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है और एस्टिमेशन प्राइस कम है तो इसका मतलब शेयर अंडर वैल्यूड है, और प्रेजेंट वैल्यू कम है और आज का प्राइस ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी स्टडी किया था, ठीक है। सो कंपनी एनालिसिस के लिए हमें इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलेगी? वी कैन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन बेसिकली फ्रॉम बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स की रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं, सोशल एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो ये वेरियस सोर्सेज है जहां से हमारे को कंपनी की इंफॉर्मेशन मतलब आप कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कंपनी एनालिसिस कवर्स द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ स्टडीज: financial ratios, especially earning analysis, analysis of the company management, corporate governance, एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड इनोवेशन। ये चार हमारे पार्ट्स हैं जो अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें से मेजर पार्ट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा होता है? अर्निंग एनालिसिस, जिसके अंदर हम बेसिकली फाइनेंशियल रेशियोज डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली थोड़ा सा थ्योरी पार्ट रहता है इसमें, ठीक है, लेकिन कुछ जैसे आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन एमबी के स्टूडेंट्स हैं तो वहां पर इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस में भी फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द कंपनी, वेदर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, अर्निंग रेशियोज।
तो वो किसके बेसिस पर होती है? हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो देखिए द फाइनेंशियल रेशियोज और अकाउंटिंग रेशियोज इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. These ratios can be calculated using balance sheet, income statement data. It covers the analysis of profitability, liquidity, solvency and efficiency level of the company. तो अब हम एक एक करके इसमें डिस्कस करते हैं. देखिए फाइनेंशियल रेशियो में जैसे आपको बताया अर्निंग एनालिसिस हो गया जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी भी बोलते हैं, लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज. अब इसके भी अंदर कुछ पार्ट्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स से सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट अर्निंग एनालिसिस और प्रॉफिटेबिलिटी. अर्निंग एनालिसिस मींस हियर वी मोर फोकस ऑन व्हाट आर द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी. उसके बेसिस पर हम कौन कौन सी रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी. तो देखिए earning analysis is an important component of the company analysis because future cash inflows from an equity share depends to a great extent on earnings of the company. A company's overall profitability may be analyzed using operating profit margin, ROCE, return on capital employed, return on asset, return on investment and net profit margin. तो ये कुछ रेशियोज हैं. तो सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी. बिकॉज कोई भी अगर इन्वेस्टर होता है जो शेयर खरीदना चाहता है वो ROCE और ROE जरूर चेक करता है कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना रिटर्न मिल रहा है प्रॉफिट्स में से, अर्निंग्स में से. तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी इज दैट पार्ट ऑफ टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी विच बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर. It is calculated by dividing profit after tax and preference dividend by amount of equity shareholder fund और नेटवर्थ. नेटवर्थ में कई बार वो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी काउंट कर लेता है. रिटर्न ऑन इक्विटी इंडिकेट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स आर गेटिंग एडिक्वेट रिटर्न ऑन देयर फंड्स और नॉट. तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जब भी इक्विटी शेयर होल्डर की बात होती है तो वो ROE जरूर चेक करता है. इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100. ठीक है, अगर ROE अच्छा होगा तो इट मींस जो कंपनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रही है. ये हमें किसमें हेल्प करता है? टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी. इट इंडिकेट्स एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी. इट इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कंपनीज जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और इट रिक्वायर्स अ केयरफुल इंटरप्रिटेशन. तो ये इट ओनली टॉक्स अबाउट रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर. इसलिए टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस का भी डिविडेंड माइनस करने के बाद हम निकालते हैं कि ऑन एन एवरेज परसेंटेज की फॉर्म में इन्वेस्टर को क्या रिटर्न मिल रहा है. इसी के बाद सेकंड आती है अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर रिफ्लेक्ट्स कि 1 रुपए, आप ये भी कह सकते हैं एक शेयर पर आपने कितना रुपया अर्न किया, अर्निंग पर शेयर. ठीक है, तो ये निकलता कैसे है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा ROE, वहां पर परसेंटेज में आता है क्योंकि हम वहां पर डिवाइड किससे करते हैं? शेयर होल्डर्स फंड से. यहाँ पर हम किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से. तो जितना अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा इट मींस उतना रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर को क्या आएगा? ज्यादा आएगा. तो देखिए अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड by total number of outstanding shares of the company. Hence, it shows how much amount per equity share of the company is earned per equity share of the company. It is easy to understand than any other ratio and increasing EPS shows relative strength of the company. ठीक है, इसका फॉर्मूला वही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. जैसे वहां था डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ये हमें किस चीज में हेल्प करता है? प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर में, इन्वेस्टर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, अगेन परफॉर्मेंस कंपैरिजन में हेल्प करता है और हम इक्विटी शेयर्स की वैल्यू को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं. तो ये हमारे को हेल्प करता है इस चीज के लिए. So now let us move further. थर्ड पार्ट इन दिस कम्स प्राइस अर्निंग रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम PE रेशियो भी बोलते हैं. PE रेशियो क्या इंडिकेट करता है? रिलेटिव वैल्यूएशन ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी. कि शेयर ऑफ द कंपनी बेसिकली, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर रहा हूँ. मार्केट प्राइस पर शेयर दैट इज MPS अपॉन EPS, अर्निंग पर शेयर. तो मार्केट प्राइस ऊपर है, अर्निंग पर शेयर नीचे है.
तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी मार्केट प्राइस और अर्निंग में क्या रिलेशनशिप है ये शो करता है। तो देखिए पीई रेशियो इंडिकेट्स द रिलेटिव वैल्यूएशन ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इन द स्टॉक मार्केट। अ हाई पीई रेशियो इंप्लाइज मार्केट इज ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज मार्केट का प्राइस ज्यादा है इन रिलेशन टू अर्निंग, तभी पीई रेशियो ज्यादा आएगी। बट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड हेंस इज पेइंग अ प्रीमियम और हाई प्राइस टू बाय द शेयर, क्योंकि ऐसा है कि इन्वेस्टर्स को ऑप्टिमिज्म है कि अगर इसका मार्केट प्राइस ज्यादा है इसकी अर्निंग से, क्योंकि कंपैरेटिवली, तो इसका मतलब इस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होगा, अच्छा होगा, तभी इन्वेस्टर क्या है प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हैं इस शेयर को बाय करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है मार्केट में एनॉमलीज होती हैं या ग्लिचेस होते हैं, तो बहुत ज्यादा पीई रेशियो भी कई बार क्या होता है डेंजरस होता है, बिकॉज वो क्या शो करता है कि कंपनी जो है वो ओवर प्राइस्ड है, मे बी ड्यू टू रूमर्स, मे बी ड्यू टू बैड एनालिसिस, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो पीई रेशियो ज्यादा होना अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा होना भी डेंजरस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है however a very high PE ratio of the company share may also mean that the shares are overpriced in the market and vice versa। फॉर्मूला मैंने आपको उसका बता ही दिया, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। अगेन वैल्यूएशन स्टॉक में हेल्प करता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल, तो ये कंपैरिजन में बहुत हेल्प करता है, इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने में हेल्प करता है, और हमें मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में बताता है। ये मैंने बुलेट्स आपको यहाँ बताए हुए इसमें। नेक्स्ट रेशियो इसी की एक्सटेंशन है पीईजी रेशियो, दैट इज प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। भाई हम इसके अंदर ग्रोथ पैरामीटर भी इंक्लूड कर लेते हैं। भाई मैं कहता हूँ पीई रेशियो में बताती है मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर में क्या रिलेशन है, लेकिन हम कहते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ग्रो करेगी, तो उस ग्रोथ के रिलेशन में हमारे को क्या डिसीजन मेकिंग लेना चाहिए, तो वो हमें बताता है पीईजी रेशियो, पीईजी रेशियो। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है द प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ अ स्टॉक इज डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इट्स अर्निंग over a given time period is known as price earning to growth ratio or PEG ratio, a more comprehensive view than the more conventional PE ratio। Again भाई देखो ये थोड़ा एडवांस है बिकॉज इसके अंदर वी आर कंसिडरिंग द ग्रोथ रेट ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है कन्वेंशनल पीई रेशियो इज सेट टू बी प्रोवाइडेड बाय पीईजी रेशियो which is used to calculate stock valuation while also accounting for companies anticipated earnings growth। ठीक है, the ideal PEG ratio is less than 1 which indicates a business is comparatively cheap। अगर PEG ratio 1 से कम है तो it means it is a good investment and you can buy that share। फॉर्मूला इसका यही है पीई रेशियो अपॉन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन अर्निंग्स। ठीक है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन अर्निंग्स, तो ये हमें ग्रोथ एडजस्टेड वैल्यूएशन में हेल्प करता है, हमें आइडेंटिफाई करता है कि वेदर द शेयर्स आर अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। ठीक है, ये लिखा ना आइडेंटिफाई द अंडर वैल्यूएशन स्टॉक्स इंडिकेट्स ओवर वैल्यूएशन, अगेन अ कंपैरिजन टूल। ठीक है, बिकॉज इट इज सिमिलर टू पीई रेशियो ओनली, बट अगेन इंक्लूडिंग द ग्रोथ पैरामीटर। Then fifth ratio in this comes is book equity to market equity, BE upon ME। तो देखिए ये भी एक रेशियो है, जनरली ये हमारे को हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द रिलेटिव वैल्यूएशन ऑफ द शेयर। देखिए सारी जो रेशियोज है ना ये हमें रिलेटिव वैल्यूएशन बताती हैं शेयर की, बट सबका अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है। अब ये बिल्कुल सिंपल रेशियो है कि कंपनी का बुक वैल्यू कितना है शेयर का और आज उसका मार्केट इक्विटी वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाय मार्केट प्राइस। It must be noted that book value per share is the net asset value per share। B upon ME ratio indicates the relative valuation of the share in the market, in the stock market। A high book equity to market equity ratio implies that market is pessimistic। Pessimistic मतलब ये डाउनवर्ड साइड शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है। ऑप्टिमिज्म होता है होपफुल। इट मींस अगर आपका हाई बीई रेशियो मतलब आपका मार्केट इक्विटी बहुत ज्यादा है और बुक वैल्यू बहुत कम है, इट मींस इट इज अ पेसिमिस्टिक अप्रोच दैट द इन्वेस्टर्स इज नॉट होपफुल और डज नॉट हैव एनी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर शेयर। तो देखिए और मे बी ड्यू टू आपका ग्रोथ रेट अच्छा नहीं होगा, तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है a high ratio implies that the market is pessimistic about the growth rates of the company and hence its shares are being traded at a low price in the market। However,
a very high PE ratio of the company may company share may mean shares are underpriced in the market. ठीक है, तो ये बेसिकली वो उसी की एक्सप्लेनेशन शो कर रहा है पी रेशियो जैसी। तो इसका फॉर्मूला है बुक वैल्यू पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर बताता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कंपैरिजन एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में। बट अगेन हम इसको मतलब इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है इस रेशियो को पर्टिकुलरली, बट अभी कुछ टाइम से ये कुछ ट्रेंडिंग रेशियोज में आने लगी है, बिकॉज कंपनी कई बार कहती है कि हमारी बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यू जो है वो बहुत कम है, बट मार्केट वैल्यू शेयर की बहुत ज्यादा है। तो ये जनरली क्या होता है कि आप इसका कहते हो रिकंस्ट्रक्ट करो, आप रीवैल्यू करो, बिकॉज ऐसा नहीं कि उसकी 1 रुपए वैल्यू और आज वो 10,000 रुपए का शेयर है। तो कम समटाइम्स द गवर्नमेंट और समटाइम्स द ट्रिब्यूनल ऑल्सो आस्क, or maybe the RBI also asks, or you can say regulatory body also asks to redefine your share, to reprice the share. So now let us discuss another ratio or another kind of a point, that is dividend policy of the firm. See, the part of the profit जो हमने रिजर्व्स की फॉर्म में नहीं रखा, उसको हमने डिविडेंड की फॉर्म में किसको पे कर दिया, इन्वेस्टर्स को या शेयर होल्डर्स को। इसमें हम ये चेक करते हैं कि हम पर रुपीज डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, डिविडेंड पर शेयर कितना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है। पे आउट रेशियो मतलब भाई आपने अर्न किया 100%, तो आप उसमें से 30% डिविडेंड दे रहे हो, 20% डिविडेंड दे रहे हो, दैट वुड बी डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप डिविडेंड के रेट्स में ग्रोथ कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये हमने वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स आप चेक करना। मैंने प्लेलिस्ट में चैप्टर ऐड किया हुआ है सिक्योरिटी एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको मैंने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाए, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, जनरली द टोटल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, अ पार्ट ऑफ द अर्निंग्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स and a part is retained in the company for further investment. Once the earnings have been estimated, it is important to analyze the dividend policy of the company so as to arrive at a fair valuation of equity shares. इसमें हम कंसिडर करते हैं डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स। ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स इज द रेट एट विच डिविडेंड्स हैव बीन ग्रोइंग और आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन फ्यूचर। भाई जनरली हम एज्यूम करते हैं, जिसके अंदर हमने जीरो ग्रोथ मॉडल पढ़ा था, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल होता है डिविडेंड्स का, और एक होता है मल्टीपल ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ रेट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स फ्रॉम द शेयर। तो ये इसका पॉइंट था। तो डीपीएस का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर का टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगेन ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिससे शेयर होल्डर अपनी इनकम मेजर करते हैं। ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है टू मेक इन्वेस्टमेंट। ये एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिकेटर है जो इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है अगेन डिसीजन मेकिंग, और ये बताता है कि कंपनी का एटीट्यूड क्या है, व्हाट इज द इनसाइट ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स इट्स डिविडेंड पॉलिसी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट these particular ratios about related to earnings. Second comes is liquidity. Liquidity basically आपको पता ही है, जनरली लिक्विडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कैश। ठीक है, जिसके अंदर हमने करंट रेशियो और क्विक रेशियो अपने बेसिक अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अगेन हम ये शो करते हैं कि जितनी हमारी करंट लायबिलिटी है उससे ट्वाइस हमें किसको होल्ड करना चाहिए, करंट एसेट्स को। वो हमारी फर्म में लिक्विडिटी इंश्योर करता है। दूसरा रेशियो होता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इज सिमिलर टू द करंट रेशियो। इसमें दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस अकाउंट रिसीवेबल्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर आपको पता होगा क्विक रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये आप अकाउंट्स में भी कई बार कर चुके हैं, बिकॉज जनरली हम ऐसा करते हैं कि स्टॉक को क्यों माइनस करते हैं क्विक रेशियो में, क्योंकि या जिसको हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, क्योंकि स्टॉक की डिमांड हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और स्टॉक जब तक नहीं बिकेगा आपका पैसा रियलाइज नहीं होगा। इट कैन टेक इवन फ्यू डेज, इट कैन टेक इवन फ्यू मंथ्स और मे बी एन ईयर। तो इसलिए क्विक रेशियो होता है कि विद इन 3 मंथ्स जनरली हमारा जो एसेट है वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो वो होगा क्विक एसेट। और जनरली हम करंट एसेट्स के बारे में ये बोलते हैं दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, तो करंट एसेट्स आर दोज। ठीक है, तो लिक्विडिटी के लिए हमें ये दो रेशियोज कैलकुलेट करनी पड़ती हैं जो हमें बताती है अबाउट व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इन नियर फ्यूचर। ठीक है,
करंट रेशियो पे आइडल रेशियो 2:1 होती है और क्विक रेशियो पे आइडल रेशियो 1:1 होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 और 1 लिखा हुआ है। क्विक रेशियो का दूसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो भी होता है, इसको हम लिक्विड रेशियोज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट लिक्विडिटी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू कैन रीड इट व्हाइल taking a pause. ठीक है, we are moving towards next, that is long term solvency ratio where we measure about debt equity ratio. ठीक है, we make about you can say we take about debt to total capital ratio जो हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को हेल्प करती है मेजर करने में। ठीक है, it is important to assess long term solvency of a company. It can be done with the help of debt equity ratio or capital gearing ratio. A high level of debt equity ratio over past years makes a company more vulnerable and increases the probability of financial distress or vice versa. हाई डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या है? आपने डेट अपॉन इक्विटीज का फॉर्मूला होता है, आपने डेट ज्यादा ले रखा है, लोन ज्यादा ले रखा है, तो अगर आपने लोन ज्यादा ले रखा होगा इट मींस कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा है और ऐसी कंपनीज क्या होती है? वल्नरेबल होती हैं फॉर बैंकरप्सी। तो इसलिए हम कहते थे, जब आप पहले भी पढ़ते थे, डेट इक्विटी रेशियो कितनी होनी चाहिए? 1:1, 50% डेट, 50% इक्विटी। तो देखिए, इसके लिए जब हम चेक करते हैं डेट ज्यादा है या नहीं है, तो हम मेजर करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज किसको बताता है कि कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क कितना प्रेजेंट है। और आप प्लीज ये याद रखिए, जितना ज्यादा डेट होगा कंपनी के अंदर उतना फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होगा, तो फाइनेंशियल लिवरेज भी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। देन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ये हमारे ऑपरेशंस को बताती है, जिसके अंदर हम टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बेसिकली अगर आपकी ये रेशियोज ज्यादा हैं, बिकॉज टर्नओवर से ज्यादा हैं, हम फॉर्मूला कैसे यूज करते थे इसके अंदर? जैसे लेट्स से डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज करते थे नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स अपॉन एवरेज वर्किंग कैपिटल। तो ये क्या शो करता है? जितनी ज्यादा ये वैल्यू आएंगी, क्योंकि ये रेशियोज टाइम्स में हम लिखते थे, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो जितनी ज्यादा ये रेशियोज की वैल्यू आएंगी उतनी ज्यादा कंपनी में क्या होगी? ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये हमारे को बताती है ऑपरेटिंग रेशियोज इन विच वी कैलकुलेट वेरियस टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर इज नथिंग बट सेल्स ओनली। ठीक है, देन अभी आपको बताया कि फाइनेंशियल लिवरेज जो फाइनेंशियल बर्डन मेजर करती है, इसी तरीके से ऑपरेटिंग लिवरेज होती है जो हमारे को हेल्प करती है इन मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनी के फिक्स खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इतना उनका रेवेन्यू नहीं है। तो अगर आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस ज्यादा है, उतना रेवेन्यू नहीं है, सो इन दैट केस आपका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा होगा। और फाइनेंशियल रिस्क कब ज्यादा होगा? जब कंपनी में डेट ज्यादा होगा। तो ये ऑपरेटिंग लिवरेज का हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कई बार फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है द हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज द ग्रेटर इज द ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क को हम बिजनेस रिस्क भी बोलते हैं ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल लिवरेज ऑन द अदर हैंड measures the level of financial risk in a company. It arises due to presence of fixed financial cost in the cost structure of the company, that is use of debt capital. और ऑपरेटिंग लिवरेज किसके बारे में मेजर करता है? इफेक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट। अगर आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो आपके ऑपरेटिंग रिस्क क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है। तो दोनों लिवरेज ज्यादा होना डेंजरस है एक तरह से। देन ये सारा हमारा पार्ट था फाइनेंशियल रेशियोज का, जिसके अंदर हमने लॉन्ग टर्म रेशियो, अर्निंग रेशियो, ये सब डिस्कस किया। अब उसके बाद फर्स्ट रेशियो तो फाइनेंशियल पार्ट था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स है कुछ, मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो लेट अस सी। तो देखिए सेकंड पॉइंट इसके अंदर आया मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फर्स्ट पॉइंट हमने फाइनेंशियल रेशियो बहुत सारी डिस्कस की, उसके अलग अलग पार्ट थे। तो देखिए जब भी आप किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो आप चेक करते हैं कि जो उसकी मैनेजमेंट है, क्या उसकी क्या मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है या नहीं है, क्या उनके जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड जो उन्होंने प्रॉफिटेबल, अभी आप कह सकते हो प्रोजेक्ट्स या कंपनी जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। प्लस इसके साथ साथ आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स भी चेक करते हो कि भाई क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं
या नहीं कर रहे, तो ये भी एक पैरामीटर है जहां पर आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हो। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन द मैनेजरियल कॉम्पिटेंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन अ कंपनी। A highly profitable company may not be a good company to invest if its management is not competent and corporate governance standards are not adequate. तो इट मीन्स उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल भी चेक करनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स भी चेक करने हैं, और और आपको ये भी चेक करना है कि वो प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस या बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है या नहीं कर रही। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट हमारा आता है, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड इनोवेशन। भाई देखिए जनरली अगर टू कंपनीज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, जैसे हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता था, जहां पर आपके प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन ही नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट में एक नया, क्या कंपनी टाइम टू टाइम नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आ रही है, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज की जो ब्रांडिंग और आप जो कहते हो मार्केट शेयर होता है, वो इन्वेस्टर को हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करता है। तो देखिए, टू कंपनीज में सेल सेम प्रोडक्ट सच एज डिटर्जेंट, बट द कंपनी विच डिफरेंशिएट इट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम other products available in the market and engages itself in product innovation is a good investment option. अब देखिए जैसे अब डिटर्जेंट का इन्होंने एग्जांपल लिया, कुछ हैं जो प्रीमियम ब्रांड्स में आप कह देते हो आ जाते हैं, जैसे एरियल हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया। कुछ हैं जो मास मास पीपल के लिए बने हैं, जैसे घड़ी, जैसे दे हैव अ टैगलाइन, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जिसके अंदर उनका प्राइस भी कम है और वो क्लेम करते हैं कि उनकी क्वालिटी भी क्या है, अच्छी है। तो ऐसे क्या होता है, अब जैसे जैसे शाहरुख खान हैज बीन ब्रॉट इन द टाइड एड, ठीक है। तो दैट इज समथिंग विच दे ट्राई टू क्रिएट देयर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये भी आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है। तो दिस वुड बी हेल्पफुल इन कंपनी एनालिसिस। तो फर्दर, क्रिएशन ऑफ ब्रांड ऑल्सो हेल्प्स अ कंपनी इन रीपिंग हायर प्रॉफिट्स। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे ये हमारे कंपनी एनालिसिस के लिए थे। लेकिन अब कंपनी के एनालिसिस आपने पढ़ लिया, जिसके अंदर आपने फाइनेंशियल रेशियोज पढ़ा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पढ़ा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पढ़ा, लेकिन इनकी टेक्निक्स कौन सी हैं वो हमें चेक करनी है कि हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें 5 टेक्निक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ: कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, इनफ्लो स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है। यहाँ पर हमें 2 या 2 से ज्यादा ईयर्स का बैलेंस शीट का डेटा गिवन होता है। हम उन बैलेंस शीट के डेटा को कंपेयर करते हैं और हम चेक करते हैं एक एब्सोल्यूट टर्म्स में और वो एक परसेंटेज टर्म्स में कि क्या कोई इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो वो हमें हेल्प करता है। तो देखिए, in the comparative statement, balance sheet figures are provided for more than a year. The comparative financial statement provides a time perspective to balance sheet figures. The annual data are compared with similar data of previous years, either in absolute, absolute मतलब मैं कहता हूँ कि पिछले साल से इस साल का प्रॉफिट 20 लाख से बढ़ गया, तो ये एब्सोल्यूट टर्म हो गई। और अगर मैं परसेंटेज के बारे में बात करूं, तो लेट्स से वो कहता है 20% परसेंटेज या प्रॉफिट बढ़ा, क्योंकि पिछले साल जो हमारा प्रॉफिट था वो लेट्स से कितना था, तो उसमें 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। देन सेकेंड हो गया ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस जनरली आपने ये इंडेक्स नंबर वगैरह वाले चैप्टर्स में भी किया है पहले, कि जहां पर हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस ईयर। तो देखिए, हेयर परसेंटेजेस आर कैलकुलेटेड विद द बेस ईयर। दिस वुड प्रोवाइड इंसाइट इनटू द ग्रोथ और डिक्लाइन ऑफ सेल or profit over the years. Sometimes sales may be increasing continuously and the inventories may also be rising. Likewise, sales may have an increasing trend but profits may remain same. Here, the investor has to look into the cost and management efficiency of the कंपनी। तो आई होप आपको पॉइंट लैंग्वेज से ही समझ में आ गया कि अगर कई बार क्या होता है, कंपनी का ना सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, तो उस केस में कंपनी को क्या चेक करना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ सेल्स बढ़ रहा है, उसमें चेक भी करना चाहिए कि प्रॉफिट का भी ट्रेंड इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो अगर आप कहते हो कि प्रॉफिट का ट्रेंड इंक्रीजिंग नहीं है, सेम है, तो उस केस में आप उनका कॉस्ट डेटा चेक कीजिए और आप वहां पर चेक कीजिए कि क्या कॉस्ट में भी इंक्रीजिंग ट्रेंड तो नहीं है। तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल इन वाइल एनालाइजिंग इट। थर्ड, फंड फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो एनालिसिस जनरली आप कह सकते हो कि एग्जैक्ट पिक्चर नहीं देता फाइनेंशियल पोजीशन की, बट ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है विद रिगार्ड टू कि सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन कौन से थे, पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ लगा। तो ये हमारे को फाइनेंशियल कंडीशन स्टडी करने में हेल्प करता है। तो देखिए,
The balance sheet gives a static picture of the company's position on a particular date. It does not reveal the changes that have occurred in financial position of the unit. Unit here means company over a period of time. These items of information are provided in the fund flow statement. It is a statement of sources and application of funds. It highlights the changes in the financial condition of the business enterprise between the two balance sheet dates. तो बेसिकली ये आपको, जैसे आपने 11th 12th में भी कभी किया होगा चैप्टर अकाउंट्स में, तो वहां पर ये आपको ये बताता था कि दो बैलेंस शीट की जो बैलेंस शीट हमें अलग अलग ईयर्स की गिवन है, तो उसके अंदर चेंजेस बताता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं. So let's discuss the next point. कॉमन साइज स्टेटमेंट. कॉमन साइज स्टेटमेंट ना जनरली हमको परसेंटेज में डेटा शो करती है विद रिस्पेक्ट टू टोटल एसेट्स एंड यू कैन से एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी. तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कॉमन साइज बैलेंस शीट शोज द परसेंटेज ऑफ ईच एसेट and to the total asset and each liability item to total liabilities. Similarly, a common size income statement shows each item of expense as a percentage of total net sales. With common size statement, comparison can be made between different size firms belonging to the same industry. जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था कि भाई कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होगा, सेम इंडस्ट्री की दो कंपनी जैसे इन्फोसिस एंड विप्रो, यू कैन से HCL, तो हमने दो सारी क्या ले ली इसके अंदर, IT कंपनीज ले ली. तो यहाँ पर हमें क्या शो करता है, वो कंपैरिजन में हेल्प करता है विद रिस्पेक्ट टू ईच एसेट क्लास, एसेट्स को एसेट से और लाइबिलिटी को लाइबिलिटी से और एक्सपेंसेस को विद रिस्पेक्ट टू सेल्स. फॉर द सेम कंपनी ओवर द ईयर्स कॉमन साइज स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड. एंड द लास्ट इन दिस कम्स इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली आपको शो करता है कहाँ से कंपनी को कैश इनफ्लो हो रहा है और कहाँ कहाँ कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया है, लगाया है, पे किया है. सो दैट वुड बी कैश आउटफ्लो. ये बड़ा फेमस चैप्टर है आपके अकाउंट्स में. आपने 11th 12th में आपने इसको डिस्कस किया, फिर आपने बीकॉम के सेकंड फर्स्ट ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में चैप्टर दोबारा पढ़ा, तो इसका मीनिंग मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लियर होगा. तो देखिए, द इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द एंटरप्राइज. द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, income statement and some additional information. It can be either prepared in vertical form or in horizontal form. Cash flows related to operations and other transactions are calculated. जैसे आप कहते थे cash flow from operating activity, cash flow from investing activity, cash flow from financing activity. तो investor generally cash flow statements भी check करता है कि कंपनी की कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और वहां से उसको पॉजिटिव कैश फ्लो हो रहा है या नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है. The statement shows the causes of changes in cash balance between two balance sheet dates. With the help of this statement, the investor can review the cash elements over an operating cycle. तो ये हमारा जो था sources और आप कह सकते हो techniques हैं to evaluate. This video is quite long, but I think it would be more helpful. इसमें बहुत अच्छा कंटेंट था और बहुत important भी है. So thank you so much. Please like, subscribe and share our channel with your friends, and also hit the like button, bell icon in the YouTube channel so that you can get the notification of new videos. Please do comment if you have understood the topic and which subject you want me next to teach. You also mention that in comment box. Thank you so much.